नमस्कार मध्य प्रदेश के बेरोजगारों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारा मध्य प्रदेश के पर्यटन पे चर्चा चल रही है। ये मध्य प्रदेश के पर्यटन की तीसरी कक्षा है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन में जाना था कि क्या-क्या विशेषताएँ हैं, कौन-कौन सी जगह हैं, कौन-कौन से आपके किले हैं, कौन-सा किला कहाँ है, ये सब चीज़ें देखने का प्रयास हुआ था। तो आज मध्य प्रदेश की तीसरी कक्षा में जानेंगे हम धार्मिक पर्यटन। पिछले वीडियो में भी हमने धार्मिक पर्यटन थोड़ा-सा देखा था, आज उसकी आगे की कड़ी देखेंगे और चलते हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हमने उज्जैन के बारे में कल देख लिया था, आज हम चित्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। तो पहला हम पढ़ते हैं चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट से आपको याद रखना है कि चित्रकूट जो आता है वो सतना जिले में आता है। सतना जिला मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ इसकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से भी लगती है, सतना जिले की। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है सतना जिला। तो कुछ क्षेत्र सतना का आपका सॉरी चित्रकूट का मध्य प्रदेश में आ जाता है और कुछ जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में चला जाता है। तो ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़ाई तो होगी नहीं आपकी तैयारी। रात-रात भर जाके पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि जितने ज़्यादा फैक्ट हो उन्हें समझने की कोशिश करें क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो आपका भाई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है। तो फिर एग्ज़ामिनेशन कौन पास करेगा, कौन क्रैक करेगा एग्ज़ाम? तो आपका भाई ही करेगा, आप तो करेंगे नहीं। आप सिर्फ़ ट्रिक के पीछे पड़े हैं कि हमें जितनी भी ट्रिक है वो मिल जाए, जिस तरीके से भी हो हम लर्न कर लें, ऐसा नहीं होता है। हर फैक्टों को बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ता है, उनको कनेक्ट करना पड़ता है एक-दूसरे के साथ, जब चीज़ें को दिमाग में रखा जाता है। कोई एक दिमाग की बढ़ाने की गोली नहीं है कि आप खिला दो और आप बन जाओ रात-ही-रात डिप्टी कलेक्टर या दूसरे और विभाग में आप चले जाओ, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको एमपीपीएससी पास करना है, तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। चित्रकूट की बात हुई थी, सतना में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में ही आता है। साथ ही याद रखना है कि जो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, राम को 14 वर्ष का वनवास उनके पिताजी ने दिया था कैकेयी के कारण, तो 11 वर्ष राम ने यहीं पर गुजारा था, 11 वर्ष। कहाँ पर? चित्रकूट में गुजारा था। चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हालाँकि जो कवि हैं उन्होंने अपने अनुसार इसे बनाया है क्योंकि राम तो कब थे, वो सतयुग के थे। सॉरी त्रेता के थे राम, सतयुग के नहीं, त्रेता के राम थे। और जो तुलसीदास जी हुए ये तो अभी 400-500 साल पहले की बात है तुलसीदास की। तो तुलसीदास कहाँ से तिलक लगाएँगे और रघुवीर जी कहाँ से चंदन घिसेंगे? तो जब जो कितने कवि हैं उन्होंने अपनी-अपनी कलाकारी दिखाई है और लिखने का प्रयास किया है। तो ऐसा माना जाता है कि राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उसमें से 11 वर्ष राम ने इसी क्षेत्र में गुजारा था, यानी सतना के चित्रकूट क्षेत्र में गुजारा था। इसके बाद वो दंडकारण्य वन में चले गए थे क्योंकि उनका भाई जो छोटा था, भरत, वो उनके पिता की मृत्यु होने के बाद राम को लेने यहाँ आया था। तो राम को ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ अपना समय नहीं गुजार पाऊँगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मेरे जो अयोध्यावासी हैं, वो मुझे लेने के लिए बार-बार आते रहेंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे और उन्हें भी परेशानी होगी। इसलिए राम आगे चले गए थे दंडकारण्य वन में। तो राम ने 14 वर्ष में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही गुजारा, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो चित्रकूट है यानी सतना है, इस चित्रकूट वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ पर चित्रकूट बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी आपसे पूछा भी सकता है कौन सी नदी के किनारे, तो मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है? चित्रकूट है, मध्य प्रदेश में। आगे एक बात होगी कि यहाँ पर कुछ आश्रम फेमस हैं। पहला आश्रम आपको मिलेगा महर्षि अत्रि का आश्रम, महर्षि अत्रि का आश्रम एवं सती अनुसुईया का आश्रम, सती अनुसुईया का आश्रम। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का आश्रम भी यहीं पर मिलेगा चित्रकूट में। दूसरा यहाँ पर महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और यहाँ पर एक और चीज फेमस है, वो है कामता नाथ, कामता नाथ का मंदिर। कामता नाथ का मंदिर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फैक्ट है जो आपसे लगातार पूछे जाएंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि भारत का जो नायग्रा फॉल है मध्य प्रदेश के चित्रकूट को नहीं कहा जाता। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। मध्य प्रदेश का जो सॉरी भारत का जो नायग्रा फॉल है वो चित्रकूट को कहा जाता है, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात साथ में जोड़ना है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं आता, ये आता है छत्तीसगढ़ में। तो आपको पूछ सकता है नायग्रा फॉल, नायग्रा फॉल जो है वो कहाँ आता है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ आता है,
छत्तीसगढ़ में आता है और इसकी नदी पूछेगा तो आपको बताना है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, जिसे भारत का नायग्रा फॉल कहते हैं, तो ये कहाँ है? ये इसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, और ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में मंदाकिनी सॉरी इंद्रावती नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे तो चित्रकूट है ना? तो ये आपको बताना है। भारत का नायग्रा फॉल चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चित्रकूट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आप। ये चित्रकूट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंद्रावती नदी के किनारे है भारत का नायग्रा फॉल, जो छत्तीसगढ़ में आता है। बहुत सारे साथी तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं कि हाँ चित्रकूट को कहते हैं नायग्रा फॉल, चित्रकूट तो मध्य प्रदेश में है, और सारा गुड़ गोबर करके बैठ जाते हैं, सर पीटते हैं अपनी एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में नहीं है भारत का नायग्रा फॉल, ये छत्तीसगढ़ में आता है। चलिए आगे हम देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास होगा वो है मैहर सतना के बारे में बात कर लेते हैं। मैहर कहाँ पर है? तो मैहर जो आता है वो भी कहाँ आता है भैया? सतना में आता है। और यहाँ पर शारदा माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर। जो शारदा माता का मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि आल्हा जो है वो इसी मंदिर में सुबह सुबह पूजा करना, या पहली प्रथम पूजा जो होती है आल्हा की, वो शारदा माता के मंदिर में ही वो करता है, पहला फूल वही चढ़ाता है। ऐसी मान्यता है, देखा किसी ने नहीं है, वहां पर क्या सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, या वो शारदा माता ही जाने। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है शारदा माता का, वो भी आल्हा ने स्थापित किया था। उसके अंदर जो मूर्ति है शारदा माता की, वो आल्हा के द्वारा ही स्थापित है, क्योंकि वो उसकी पूजा करते थे। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि शारदा माता का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? मैहर। और मैहर कहाँ आता है भैया? तो ये सतना में आता है। सतना के बाद एक पन्ना का पढ़ लेते हैं, क्योंकि पन्ना इसके पास में है। तो पन्ना में आपको ध्यान रखना है कि एक में है भगवान प्राणनाथ। भगवान प्राणनाथ, प्राणनाथ का मंदिर आपको बहुत पूछा जाएगा, या प्राणनाथ की नगरी भी पूछा सकता है। मध्य प्रदेश में प्राणनाथ की नगरी किसे जाना जाता है? तो पन्ना को प्राणनाथ की नगरी से के लिए रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरा का उत्पादन भी होता है, उत्खनन होता है, उसे उत्खनित किया जाता है। और प्राणनाथ का मंदिर कहाँ पर है? पन्ना में है। ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट रखना ही रखना है, आपसे पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में मैहर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, इसमें और देख रखना है कि इसमें सम्राट, संगीत सम्राट जो हुए, संगीत सम्राट, संगीत सम्राट अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। कैसे? मैहर को। सम्राट, संगीत सम्राट हुए अलाउद्दीन खां, और उनकी कर्मस्थली यही क्षेत्र रहा था। उन्होंने अपना अधिकांश समय इसी में गुजारा था। कहाँ पर? मैहर में गुजारा था। तो इन्हीं के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए और देखते हैं जो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। अलाउद्दीन खां जिन्होंने तानसेन को भी क्या सिखाया था? तानसेन को गाना सिखाया था। तानसेन तोतले थे, जीभ से जीभ मिलाई तानसेन के, और तानसेन उनकी सरस्वती आ गई, ऐसा माना जाता है उनकी जीभ में। तो ये हो गया हमारा मैहर। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में, अगला जो है हमारे पास भोजपुर। भोजपुर, तो भोजपुर जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ मध्य प्रदेश जो है भोजपुर को कहा जाता है। और ये आता कहाँ? सॉरी, ये जो है भैया भोजपुर, ये जो है वो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुराना शिव मंदिर है, जो काय का है? पत्थर का है, पत्थर से बना हुआ है शिव मंदिर, ये उसके लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के भोजपुर में। तो इसे सोमनाथ कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है भोजपुर को। तो ये आपको भोजपुर में है स्थापित, ये आपको याद रखना है। तो ये भोजपुर से ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ इतना ही फैक्ट है जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और हमारे पास है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, जो ओमकारेश्वर है ये कहाँ पर है? तो आपको बताना है, ये खंडवा में है। खंडवा में आता है ओमकारेश्वर। और जो खंडवा है, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम किसका? खंडवा का। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम कैसा है? मानधाता। मानधाता इसका प्राचीन नाम है। यहाँ पर दो शिवलिंग है आपस में जुड़े हुए, संयुक्त रूप से यहाँ पर दो शिवलिंग है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। इसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो जो शिवलिंग है वो संयुक्त रूप से स्थापित है, इसे इसलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खंडवा में आता है ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी के तट पर है।
ये भी धार्मिक स्थल है, लोग यहाँ जाते हैं, पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के बाद आपको ध्यान रखना है कि ममलेश्वर है, ममलेश्वर का मंदिर यहाँ प्रचलित है। ममलेश्वर के मंदिर के बाद आपको यहाँ पर महादेव के मंदिर मिलेंगे, महादेव का मंदिर आपको मिलेगा, महादेव का मंदिर आपको मिलेगा। फिर है सिद्धनाथ का मंदिर, सिद्धनाथ का मंदिर यहाँ पर। और आपको एक और चीज, तीसरा हो गया, चौथा आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो शंकराचार्य आदि गुरु जो हुए, शंकराचार्य जो थे वो, इनका शंकराचार्य की गुफा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ओमकारेश्वर में याद रखना है कि ये कहाँ आता है, खंडवा में आता है, नर्मदा नदी के तट पर है। खंडवा का प्राचीन नाम मानधाता था। दो शिवलिंग संयुक्त रूप से यहाँ पर है, जिसलिए इसे क्या कहा है, ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। ममलेश्वर मंदिर यहाँ प्रचलित है, महादेव मंदिर यहाँ पर है, सिद्धनाथ का मंदिर यहाँ पर है और शंकराचार्य की गुफा यहाँ पर स्थापित है। तो यही जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से। इससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, चलते हैं आगे और हम देखते हैं अगले हमारे पास मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में और क्या क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है जो आपके लिए पूछा जाए। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे महेश्वर। नेक्स्ट महेश्वर। महेश्वर, जो महेश्वर है भाई साहब, ये आता है खरगोन में। खरगोन में ये आता है। माना जाता है कि 17वीं सदी में होलकर परिवार की एक महारानी हुई जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई 17वीं सदी में रानी अहिल्याबाई ने यहाँ पर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था इसका, या इसे राजधानी बनवाया था, राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसका प्राचीन नाम से पूछ सकता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, जो महाभारत और रामायण में मिलता है, तो इसे माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। बाहुबली फिल्म की माहिष्मती नहीं, होलकर मध्य प्रदेश राजघरानों ने इसे, या इसे जो नाम बदल दिया, इसका महेश्वर कर दिया। ये माहिष्मती के नाम से रामायण और महाभारत में जाना जाता है। यहाँ पर फिल्म भी बनी थी भाई, हम फिल्म के बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ शाहरुख खान नहीं, सलमान खान की फिल्म थी, वो शूट की गई थी। बहुत अच्छा स्थल है, नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी जो है वो यहीं से गुजरती है और उसी के तट पर ये बसा हुआ है महेश्वर। यहाँ पर आपको सहस्त्र धारा मिलेगी। सहस्त्र धारा भी घूमने के लिए है और इसकी बड़ी मान्यता है। कहते हैं एक राजा थे जिन्होंने नर्मदा नदी के पानी को रोक दिया था अपनी दोनों भुजाओं से, और जो पानी था वो 7 धाराओं से अलग अलग बह गया था, इकट्ठा नहीं हो पाया था, इसलिए सहस्त्र धारा का निर्माण होता है। तो सहस्त्र धारा पूछिएगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के आपको महेश्वर में बताना है। दूसरा आपको बताना है, यहाँ पर राजेश्वर मंदिर है। राजेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर। और राजेश्वर मंदिर के बाद में और भी चीजें हैं जो दर्शनीय है यहाँ की, लेकिन वहां जाएंगे या मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना नग्न है, ना के बराबर है, इसलिए उनको नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में हम जैन तीर्थ स्थल की बात कर लेंगे कि जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर है, ज्यादा कुछ उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, पहला है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी, जो मुक्तागिरी है भाई, ये बैतूल में आता है। कहाँ पर, बैतूल में आता है। और ये दिगंबर जैन जो है वो उनसे संबंधित है। तो जो दिगंबर जैन है उनसे संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर दो होते हैं जैन में। तो जैन में जो दिगंबर हुए वो बिना कपड़ों के रहते हैं, यानी निर्वस्त्र रहते हैं, और जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो जैन धर्म को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक दिगंबर है और श्वेतांबर है। दिगंबर जो बिना वस्त्र के रहते हैं, उनके गुरु, और जो श्वेतांबर है वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, साथ ही साथ मुंह में क्या लगाते हैं, वो मास्क लगाते हैं। तो आप देख के पहचान ही सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन पूछेगा, मुक्तागिरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल में है। दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, लोग यहाँ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सोनगिरी। सोनगिरी कहाँ है, तो आपको बता रहा है कि सोनगिरी जो है वो दतिया में है, और यहाँ पर 108 मंदिर है। 108 मंदिर के लिए प्रसिद्ध है सोनगिरी, दतिया में। और ये भी जैन तीर्थ स्थल है। सोनगिरी दतिया में है, और एक और दतिया में है, उसका नाम है पीताम्बरा पीठ। पीताम्बरा पीठ भी साथ में आपको याद रखना है कि पीताम्बरा पीठ है, ये भी एक शक्ति पीठ है, एक शक्ति पीठ के रूप में है।
जैन की शक्तिपीठ के रूप में ये विख्यात है, शक्तिपीठ है। तो दतिया में 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पहला है सोनागिरी, 108 यहाँ पर मंदिर है दिगंबरों के, उसके लिए ये जाना जाता है। पीताम्बरा पीठ ये शक्तिपीठ है मंदिर में जैनियों के, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास पुष्पागिरी। जो पुष्पागिरी है ये कहाँ पर है? ये देवास में है और ये भी जैनियों के क्या है? तीर्थ स्थल है। आगे है पावागिरी। पावा जो गिरी है वो आपको मिलेगा उन में, और जो उन है वो कहाँ है? खरगोन में है। खरगोन में है उन, और यहाँ पर जो है 99 मंदिर है। 99 यानी 99 मंदिर हैं किसके? जैनियों के मंदिर हैं। जैन धर्म से संबंधित 99 मंदिर है। 99 के मंदिर होने के कारण इसे उन की संज्ञा दी गई। जो उन है, उन शब्द कहाँ से आया? तो 99 मंदिर से ही आया, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खरगोन में है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पावागिरी कहाँ है, तो आपको बताना है। आपको मुक्तागिरी बताना है, सोनागिरी बताना है, पावागिरी बताना है, पीताम्बरा पीठ बताना है। तो ये सब चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। पेन डायरी ना हो तो निकाल लीजिए। आगे पढ़ेंगे हम गोमट गिरी। जो गोमट गिरी है, गोमट गिरी आपसे पूछ सकता है, तो गोमट गिरी जो आपको मिलेगा इंदौर में मिलेगा। इंदौर में मिलेगा, और यहाँ पर भगवान बाहुबली, भगवान बाहुबली, बाहुबली वाला नहीं, बाहुबली, बाहुबली की जो है 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी फीट? 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। मुक्तागिरी जो सॉरी गोमट गिरी में इंदौर में है। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये भी जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम पढ़ेंगे वो है पावन, पावन बावन गिरी, बावन गजा, बावन गजा, गिरी नहीं गजा। और बावन गजा जो है वो है बड़वानी में, और ऐसे माना जाता है कि ये 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। ऋषभ देव महाराज की, ऋषभ देव महाराज की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, जो कितनी है? ऋषभ देव महाराज की है, जो 52 गज की है। कितनी? 52 गज। 52 गज, 52 गज की है, इसलिए इसे 52 गजा कहते हैं। बड़वानी में है। और ये जो फीट में अगर बात होगी तो आपको बताना है 72 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? 52 गजा में है, बड़वानी में है। ये जो है आपको पूछ सकता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। तो चलते हैं, और क्या होंगे हमारे पास जो जैनियों के तीर्थ स्थल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं। और हमारे पास है वो है नौहटा। नौहटा, जो नौहटा है भाई साहब, ये कहाँ आता है? ये दमोह में आता है। और दमोह में जैन मंदिर जो है वो पुराने हैं, या उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष, तो आपसे पूछ सकता है कि वो जो नौहटा जो है कहाँ आता है? दमोह में आता है। यहाँ पर जैन मंदिर के पुराने अवशेष मिलते हैं, इसलिए ये आपको दर्शनीय स्थल मिलेगा। दमोह में एक और चीज याद रखना है, वो है कुंडलपुर। कुंडलपुर भी आपको मिलेगा दमोह में, और ये एक प्राकृतिक स्थल है ना? सॉरी, प्राकृतिक नहीं, धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है जो जैन धर्म से ही संबंधित है, जैन धर्म से ही संबंधित है। तो कुंडलपुर भी दमोह में आता है, और नहोटा भी आता है। नहोटा में याद रखेंगे कि यहाँ पर जैन मंदिर के पुराने अवशेष मिलते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं करें हो तो। नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आ जाए। मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम तो ठीक है, सिलेबस वहाँ पर आपको समझ में अच्छे तरीके से आता है और सिलेबस के बाहर से पूछता नहीं है। लेकिन और जो दूसरे एग्जाम होते हैं, पीईबी कंडक्ट कराती है, बाप रे बाप, हाय तौबा, कहाँ से क्वेश्चन निकाल दे दे कोई पता नहीं। ऐसा लगता है एग्जामिनेशन देख के, पेपर देख के, कि ये तो फेल करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब प्राकृतिक स्थल की बात होगी, प्राकृतिक स्थल की चर्चा होगी। हमने 3 स्थल पढ़े थे, प्राकृतिक स्थल, पुरातात्विक स्थल और हम धार्मिक स्थल। मध्य प्रदेश में पर्यटन में 3 ही है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्थल, और प्राकृतिक स्थल में आज पढ़ते हैं भेड़ाघाट। जो भेड़ाघाट है ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में, 15 किलोमीटर की दूरी में किसके तट पर? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर। और एक और नदी यहाँ पर है, वो है बावन नदी, बावन नदी। बावन जो नदी है, बावन नदी और नर्मदा नदी का क्या हुआ है? संगम हुआ है यहाँ पर, इसीलिए भेड़ाघाट इसका नाम पड़ा। यानी नर्मदा नदी और बावन नदी आपस में भिड़ी, आपस में मिली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भेड़ाघाट पड़ा। यहाँ पर कुछ चीजें फेमस है। वो पहला है, यहाँ पर संगमरमर मिलता है। संगमरमर यहाँ पर मिलता है। मध्य प्रदेश के खनिज में मैंने पढ़ाया था, मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट पे संगमरमर मिलता है।
और जो ये संगमरमर है ये कौन सा है, सफेद कलर का होता है। यहाँ पर सफेद कलर का प्योर मात्रा में संगमरमर मिलेगा। दूसरा यहाँ बंदर कूदनी, बंदर कूदनी आपको देखने को मिलेगा, बंदर कूदनी। और यहाँ पर शिव पार्वती जो है मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर 64 योगिनी का मंदिर, योगिनी का मंदिर जो अब खंडहर हो चुका है। वो खंडहर क्यों हुआ, क्योंकि जो भारत के मुस्लिम आक्रमणकारी बाहर से आए, उन्होंने इस मंदिर को, मूर्तियों को काट दिया। किसी के सर नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं है, तो बहुत मतलब ऊंचाई में है मंदिर, एक पहाड़ी नुमा है, तो भेड़ाघाट के अंदर ही लेकिन पहाड़ी के ऊपर है। तो 64 योगिनी मंदिर भी आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 ही जगह है जिसमें से एक आपको भेड़ाघाट में मिलेगा। तो भेड़ाघाट में आपको ध्यान रखना है, जबलपुर में आता है, 15 किलोमीटर दूर है, नर्मदा नदी है और बावन नदी, दोनों के संगम को भेड़ाघाट कहा गया है। संगमरमर सफेद कलर के यहाँ पर मिलते हैं, इसके लिए ये फेमस है। बंदर कूदनी है, शिव पार्वती का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है। और एक और चीज है, यहाँ पर जलप्रपात, ये भेड़ाघाट जलप्रपात बनता है, नर्मदा नदी ऊपर से गिरती है और एक जलप्रपात बनाती है। उड़ता हुआ जल जब ओस के रूप में या छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपके ऊपर आता है उड़कर, तो यहाँ पर एक कहेंगे कि एक स्वर्ग का अनुभव होता है। तो आप नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है भेड़ाघाट, और बहुत अच्छा लगता है। देश विदेश के सभी सैलानी यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष, लाखों में संख्या होती है उनकी आने की। तो यही जो क्वेश्चन है जो हमारे वीडियो में आज हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम और लंबा करेंगे वीडियो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, हमें अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नेट वगैरह जितनी स्पीड हमारे पास फैसिलिटी अभी उपलब्ध नहीं है। तो मिलते हैं कल और नए वीडियो के साथ, जो इसी में चर्चा होगी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थल की, और हम मध्य प्रदेश की गुफाएं भी देख लेंगे। उस प्राकृतिक स्थल के बाद गुफाएं शायद हम एक वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।